नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और स्पेशली आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो पेपर 1 का एग्जाम है, चाहे हाई कोर्ट का एग्जाम है, या फिर कांस्टेबल का एग्जाम है, या फिर आप तैयारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए, या फिर राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए करें, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से वीडियो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया एज पर रजिस्टर जनरल इंडिया रिपोर्ट 2021। तो ये रजिस्टर जनरल इंडिया रिपोर्ट 2021 अभी जारी की गई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट ये कितना है इंडिया का। पहले पता होना चाहिए कि ये टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एक महिला अपने जीवन काल में, जो उसका जीवन काल होता है, उसमें वो कितने बच्चों को जो है वो जन्म दे सकती है, वो हुआ टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है एज पर रजिस्टर जनरल इंडिया रिपोर्ट 2021, वो जो है वो 2.0 है, यानी कि 2 जो है वो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो इंडिया में है। यहाँ से बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा। पहले तो टोटल फर्टिलिटी रेट का आंकड़ा आप ध्यान रखिए कि एक महिला जो है वो कितने बच्चों को जन्म दे सकती है अपने लाइफ स्पैन में, वो हुआ तो 2 बच्चों को जो है वो जन्म दे सकते हैं। ये टोटल फर्टिलिटी रेट है। और बोलते हैं कि 2020 में भी ये सेम ही था, अभी भी ये सेम ही है। अब बोलते हैं कि रूरल जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो है 2.2% और अर्बन जो है वो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो है 1.6%। ये आपने ध्यान रखना है। ये जो है वो रजिस्टर जनरल जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट है 2021 की, जो कि रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई, उससे जो है वो पता चला। अब बोलते हैं बिहार रिपोर्टेड हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट। बिहार का जो है वो TFR इनके टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है, वो है 3.0, वाइल दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल रिपोर्टेड द लोएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट। दिल्ली और वेस्ट बंगाल का जो है वो 1.4 है टोटल फर्टिलिटी रेट। अब बोलते हैं जनगणना वैसे तो होती है 10 सालों के बाद, परंतु जो है वो ये जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है SRS होता है, ये डेमोग्राफिक सर्वे जो है, डेमोग्राफिक डाटा जो है वो जारी करता रहता है, एनुअली बेसिस पर जो है वो प्रोवाइड जो है वो करवाता रहता है। तो यहाँ पर देखिए इसके द्वारा जो है वो बताया गया है कि केरला रिकॉर्डेड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव, कि 60 साल और उससे अबव की जो पॉपुलेशन है वो केरल में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड की गई। अब बोलते हैं विद 14.4% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 14.4% जो है वो इस कैटेगरी में जो है वो आता है। उसके बाद तमिलनाडु का है। तमिलनाडु जो है वो 12.9% जो है वो इस कैटेगरी में आता है, जो 60 और 60 से अबव वाली जो है वो पॉपुलेशन है। और उसके बाद आता है अपना हिमाचल प्रदेश, इसका जो है वो 12.3% जो है वो आता है। मतलब हिमाचल में जो है वो 12.3% पॉपुलेशन जो है वो एज ग्रुप 60 और उससे ऊपर जो है वो फॉल करती है, लाई करती है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास आंकड़ा यहाँ से जानने को मिला। हमने टोटल फर्टिलिटी रेट से जानना स्टार्ट किया। जो हमारे पास डाटा आया वो हमने यहाँ से जान लिया, चाहे वो पॉपुलेशन से रिलेटेड था, चाहे वो हिमाचल से रिलेटेड था, चाहे वो तमिलनाडु, चाहे वो केरला, या फिर वो हाईएस्ट या फिर लोएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट था। सब जान लिया, वो सारा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड सितंबर 23 है। तो बोलते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर 23 सितंबर को नामित किया है। तो जो केंद्र सरकार है उसने ये कहा है कि 23 सितंबर को जो है हम आयुर्वेदा डे के रूप में जो है वो मनाएंगे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पहले देखो आयुर्वेदा डे जो है वो 23 सितंबर को नहीं मनाया जाता था, मनाया तो जाता था परंतु कब मनाया जाता है। देखो आयुर्वेदा डे अभी कहा गया है कि 23 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो है वो मनाया जाएगा। 23 सितंबर को जो है वो इसलिए जो है वो डिसाइड किया गया है क्योंकि ऑटोमनल इक्विनॉक्स जो है वो इस दिन होता है। डे और नाइट जो है वो मतलब बराबर इस दिन होते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब हुआ अ डे व्हेन द डे एंड नाइट आर इक्वल। इंडियन गवर्नमेंट ने सितंबर 23 को जो है वो ऑफिशियली डेजिग्नेट कर दिया है आयुर्वेदा डे। पहले जो है ये धनतेरस को जो था वो मनाया जाता था, अब धनतेरस को नहीं मनाया जाएगा, अब 23 सितंबर को मनाया जाएगा। अगर यहाँ पर आप ऊपर दी गई ऑप्शंस में देखते तो यहाँ पर एक होम्योपैथी डे भी जो था वो दिया गया था। अब होम्योपैथी डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो होम्योपैथी डे का भी आपने ध्यान रखना है कि होम्योपैथी डे जो मनाया जाता है वो जो है वो अप्रैल महीने में मनाया जाता है और अप्रैल महीने की 10 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर एकता दिवस दिया गया है, यानी कि नेशनल यूनिटी डे की यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है। एकता दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है वो मनाया
जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती इस दिन होती है। तो 31 अक्टूबर को जो है वो एकता दिवस के रूप में जो है वो मनाते हैं। यहाँ पर अंत्योदय दिवस जो है वो दिया गया है। तो अंत्योदय दिवस के बारे में ध्यान रखना है कि अंत्योदय दिवस जो है वो कब जो है वो मनाया जाता है। तो अंत्योदय दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है वो सितंबर महीने में और 25 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है। कब? 25 सितंबर को इसको जो है वो मनाते हैं। तो ये आपने इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में ध्यान रखना है यहाँ से, चाहे वो आयुर्वेदा डे हुआ, चाहे वो होम्योपैथी, चाहे वो एकता दिवस, चाहे वो अंत्योदय दिवस हुआ, इनके बारे में ध्यान रख लिया। अगले क्वेश्चन की ओर जो है पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। इनके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की यहाँ पर बात की जा रही है, जो आपके आईएएस जैसा एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, सीडीएस जैसे एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। तो बोलते हैं कि हाल ही में किसको जो है वो यूपीएससी का नया चेयरमैन जो है वो बनाया गया है। यूपीएससी के जो नए चेयरमैन बने हैं वो अजय कुमार जो है वो बने हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अजय कुमार को चलो ठीक है कि यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है। इनसे पहले जो था वो प्रीति सूदन जो था वो यूपीएससी की चेयरमैन थी, परंतु उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद अजय कुमार को जो है वो यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है। और यूपीएससी जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो आता है? यूपीएससी के जो चेयरमैन आते हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट होती है, वो कौन से आर्टिकल के तहत होती है? तो यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो आर्टिकल 316(1) के तहत जो है वो होती है। और करता कौन है? प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंटमेंट की जाती है। अच्छा, यूपीएससी से रिलेटेड जो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक जो आर्टिकल आते हैं वो यूपीएससी से रिलेटेड जो है वो आते हैं। कौन सा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूपीएससी से डील करता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 14 यूपीएससी से जो है वो डील करता है। यूपीएससी के जो चेयरमैन बनाए जाते हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो अपॉइंट किया जाता है। इसके जो बाकी मेंबर होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही जो है वो अपॉइंट करते हैं। अब चेयरमैन जो यूपीएससी के होते हैं उनका टेन्योर जो है वो कितना होता है? इनका टेन्योर होता है 6 ईयर और 65 ईयर, मतलब 6 साल या फिर 65 ईयर्स। इनमें से जो भी पहले होगा वो उनका टेन्योर जो है वो माना जाएगा। 6 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, वो इनका टेन्योर जो है वो माना जाता है। इनके रिमूवल की बात किस तरह से होती है, इनको कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं यूपीएससी के चेयरमैन को। जैसे यूपीएससी होता है वैसे ही स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जैसे कि हमारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के आर्टिकल तो वैसे ही रहते हैं, जैसे कि पार्ट इसका 14 ही रहता है, 315 से 323 तक आर्टिकल जो है वो रहते हैं। परंतु स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है? तो उनको जो है वो गवर्नर जो होते हैं स्टेट के, उनके द्वारा जो है वो अपॉइंट किया जाता है। इनका कार्यकाल जो है वो कितना रहता है? तो इनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल जो है वो 62 ईयर्स रहता है। 62 ईयर्स या फिर 62 ईयर्स और 6 ईयर विच एवर इज अर्लियर, 6 साल या 62 साल जो भी पहले हो गया वो इनका कार्यकाल जो है वो माना जाता है। ठीक है, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पता चल गया, यूपीएससी के बारे में पता चल गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन नेम्ड एज कनाडाज न्यू फॉरेन मिनिस्टर। तो कनाडा के नए फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो बने हैं। अब कनाडा के नए फॉरेन मिनिस्टर क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी जानेंगे, परंतु पहले देखिए कि कौन जो है वो कनाडा के नए जो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं। तो अनीता आनंद कर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अनीता आनंद जो है वो कनाडा के जो है वो नए फॉरेन मिनिस्टर जो है वो बने हैं। अब कनाडा न्यू फॉरेन मिनिस्टर आपने जान लिया कि अनीता आनंद को जो है वो मनाया गया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडियन ओरिजिन की है, इंडियन ओरिजिन की हैं अनीता आनंद, इसलिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और हम जानते हैं यहाँ पर कि और भी क्या क्या पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं कि ऑप्शन में जो है वो यहाँ पर दिया गया है मार्क कार्ने। मार्क कार्ने जो है वो कौन है? मार्क कार्ने कनाडा के जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, कनाडा के ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो हैं। और अनीता आनंद तो हो गए यहाँ के नए फॉरेन मिनिस्टर। और यहाँ पर सुशन ले भी दिया गया है। सुशन ले का ध्यान रखना है। सुशन ले जो है वो पहली महिला बनी है ऑस्ट्रेलिया की जो लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में जो है वो बनी है। फर्स्ट फीमेल अपोजिशन लीडर इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट फीमेल अपोजिशन लीडर इन ऑस्ट्रेलिया कौन है? सुशन ले है। और अनीता आनंद जो है वो कनाडा की नई फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडियन ओरिजिन की जो है ये है। और कनाडा के जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। अब हमने बार बार यहाँ पर कनाडा जो है वो पढ़ा। कनाडा जो है वो इसकी कैपिटल क्या है? ओटावा में जो है वो इसकी कैपिटल जो है वो आती है। कनाडा का ध्यान रखना है कि कनाडा यूएस के साथ जो है वो सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। तो कनाडा और यूएसए के बीच की जो बाउंड्री है उसका क्या नाम है? कनाडा और यूएसए के बीच में जो बाउंड्री आती है उसको 49 पैरेलल कर जो है वो बोलते हैं।
क्या बोलते हैं 49 पैरेलल कर जो है वो उसको बोला जाता है। तो कनाडा की राजधानी ओटावा, कनाडा यूएस का जो बॉर्डर बनता है वो 49 पैरेलल के नाम से जाना जाता है। साथ में ही यहाँ पर हमने ऑस्ट्रेलिया पढ़ा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भी आपने ध्यान रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है वो कहाँ पर आती है। कैनबेरा में जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है वो आती है। कहाँ पर? कैनबेरा में ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल इंपॉर्टेंट है। अगर ऑस्ट्रेलिया से इस क्वेश्चन को मैं एक नई शेप दूं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कर जो एक टाइटल होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ग्रैंड स्लैम होता है वो किसके द्वारा जो है वो जीता गया है 2025 में। ये क्वेश्चन है 100% श्योरिटी वाला क्वेश्चन की पेपर में पूछा जाएगा। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन की हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो किसके द्वारा जीता गया है। एक होती है मेंस कैटेगरी, एक होती है वुमेंस कैटेगरी। तो मेंस कैटेगरी में ये जेनिक सिनर के द्वारा जो है वो जीता गया है। यहाँ पर मैं जेनिक सिनर का नाम जो है वो लिख रहा हूँ। जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। एक होती है वुमेंस कैटेगरी, वुमेंस कैटेगरी में ये किसके द्वारा जो है वो जीता गया है, तो यहाँ पर ये मेडिसन कीज के द्वारा जो है वो जीता गया है। इनका भी मैं यहाँ पर नाम जो है वो लिख देता हूँ। मेडिसन कीज के द्वारा ये जीता गया है। ठीक है, तो इन दोनों के नाम आपने ध्यान रखना है, मेंस कैटेगरी में भी वुमेंस कैटेगरी में भी। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कभी गलत होगा ही नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, आप हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अपकमिंग टीजीटी जेबीटी जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप देना चाहते हैं तो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा, उन कमियों के ऊपर आप टाइमली और प्रॉपरली जो है वो काम भी कर पाएंगे। अब टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन करेंगे तो अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे। कम से कम 4-5 बार अच्छे से रिवाइज किया होगा तो पेपर में जो आपको थोड़ी थोड़ी कमियां रह जाती हैं कि आता क्वेश्चन भूल जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, गलत ठीक हो जाता है, उन कमियों को दूर कर पाएंगे। और डेफिनेटली जो डिले एग्ज़ाम में हो रहा है उस डिले को आप एक अपॉर्चुनिटी में भी अभी कन्वर्ट कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इस स्थिति को जो है वो कैसे मैनेज करते हैं। तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड एज पर यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो बोलते हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जो है इसके अनुसार जो है वो दुनिया में वाहन निर्माण में भारत की कौन सी रैंक है। अगर हम भारत की बात करते हैं कि भारत की कौन सी रैंक है व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में, तो भारत की तीसरी रैंक जो है वो आती है व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो अभी ये मंत्रालय के द्वारा कहा गया चौथे नंबर की इंटरनेशनल बायो एनर्जी बायोफ्यूल बायोमास समिट हो रही थी दिल्ली में, वहाँ पर जो था ये कहा गया कि भारत का नंबर जो है वो तीसरा जो है वो यहाँ पर आता है, ये कहा गया। और इसमें कंफ्यूज मत होना, इससे पहले अप्रैल 2024 में पिछले साल जो था वो एक रिपोर्ट जारी की गई थी नीति आयोग के द्वारा, जिसका नाम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन जो था वो रखा गया था। उसमें ये कहा गया था कि भारत का नंबर चौथा जो है वो आता है, परंतु वो रिपोर्ट पहले की थी, 2024 की वो रिपोर्ट थी। अभी जो बताया गया है मंत्रालय के द्वारा वो क्या बताया गया है वो भी हमने जान लिया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट न्यू चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट BR गवानी। तो बोलते हैं कि नए जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो है वो बने हैं जस्टिस BR गवानी, इनके बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। बोलते हैं ही बिकेम 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि ये 52nd नंबर के चीफ जस्टिस जो है वो भारत के बने हैं। आगे बोलते हैं ही विल बी द फर्स्ट बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सेकंड दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि ये पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस हैं भारत के और ये जो है वो सेकंड जो है वो दलित चीफ जस्टिस जो है वो हैं। अब देखिए हम बात करते हैं जस्टिस BR गवानी के बारे में। बिल्कुल सही बात है कि ये 52nd नंबर के जो हैं वो नए चीफ जस्टिस जो हैं वो बने हैं। 52nd नंबर के ये चीफ जस्टिस बने हैं और इन्होंने जो स्थान लिया है वो किसका लिया है, वो जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान जो है वो इन्होंने लिया है। खन्ना साहब जो हैं वो रिटायर हुए, उसके बाद जो है जस्टिस BR गवानी जो है वो नए चीफ जस्टिस जो हैं वो बने और 52nd नंबर के ये बने। ये बिल्कुल पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही जो है वो हो जाती है। अब बोलते हैं क्या ये पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस हैं भारत के, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस जो हैं वो भारत के हैं। और क्या ये दूसरे दलित जो हैं वो चीफ जस्टिस हैं, तो ये भी सही बात है कि दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो हैं, ये भी सही बात है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट। जस्टिस BR गवानी 52nd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, मई 14 को उन्होंने शपथ ली और ही विल बी द फर्स्ट बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
क्लियर हुआ। सेकंड दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी क्लियर हुआ। अभी सेकंड दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, तो इनसे पहले नंबर के दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो फर्स्ट जो दलित चीफ जस्टिस थे इंडिया के, वो कौन थे? वो थे KG बालाकृष्णन। ये जो था वो पहले दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, 2007 में जो था ये बने थे। बालाकृष्णन जो है वो 3 सालों तक लगभग जो था वो रहे थे। और जस्टिस जो BR गवाई बने हैं यहाँ पर, इनका जो कार्यकाल रहेगा वो कितना रहेगा? इनका कार्यकाल लगभग 6 महीने रहेगा। नवंबर 2025 तक ये अपनी सेवाएं जो हैं वो चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में देते रहेंगे। यहाँ से हम बात जब लीगल सर्विसेज की कर रहे हैं, तो नेशनल लीगल सर्विसेज डे जो है वो कब मनाया जाता है भारत में? नेशनल लीगल सर्विसेज डे जो है वो भारत में प्रत्येक वर्ष जो है नवंबर महीने में मनाया जाता है। नवंबर महीने की 9 तारीख को जो है वो इसको मनाते हैं। नवंबर 9 को जो है वो नेशनल लीगल सर्विसेज डे जो है वो भारत में मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी क्लियर आपका यहाँ से हो गया। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम जितना कवर कर सकते हैं और पॉइंट टू पॉइंट हम जितना कवर करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो इतना सब हमने यहाँ से कवर किया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मैच द फॉलोइंग। तो बोलते हैं यहाँ पर ड्रोन्स दिए गए हैं, मिसाइल्स दी गई हैं और यहाँ पर कंट्री दी गई है कि ये किस कंट्री में जो है वो बनी है। अभी देखो, भारत पाकिस्तान का लगभग युद्ध हो ही गया था, मतलब एक तरह से जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच में कड़ी टक्कर जो है वो हुई। अब इसमें अलग अलग मिसाइलें अलग अलग कंट्रीज़ की जो है वो छोड़ी गई, भारत के द्वारा भी पाकिस्तान के द्वारा भी। अब वही मिसाइल्स यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि एक सोंगार ड्रोन्स दिए गए हैं, एक हारोप ड्रोन्स जो हैं वो दिए गए हैं, PL-15 जो है वो दिया गया है, इसको थंडरबोल्ट 15 मिसाइल भी बोलते हैं। एक स्कैल्प सिस्टम जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो बताना है कि इनके ओरिजिन की कंट्री जो है वो कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दी गई हैं आपके पास। सोनगार ड्रोन्स जो है वो ये जो है वो पाकिस्तान के द्वारा जो था वो लॉन्च किया गया था और इसकी जो ओरिजिन ऑफ कंट्री थी, मतलब इसको जो बनाया गया था, डेवलप किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? टर्की के द्वारा जो था वो किया गया था। एक को आप दूसरे के साथ मैच कर देंगे और उसके बाद जो हारोप ड्रोन दिया गया है यहाँ पर, ये जो हारोप ड्रोन है ये इजराइल के द्वारा जो था वो डेवलप किए गए थे। बी को जो है वो पहले के साथ जो है वो मैच कर देंगे। उसके बाद जो है वो PL-15 या फिर थंडरबोल्ट मिसाइल सिस्टम है, ये जो है वो किसके द्वारा जो है वो तैयार किया गया था? ये चाइना का तैयार किया हुआ सिस्टम था। इसको जो है वो आप चौथे के साथ मैच कर देंगे। डी दिया गया है स्कैल्प सिस्टम। तो स्कैल्प सिस्टम जो है वो बचता है, इसको फ्रांस और UK मिलके जो है वो इनके द्वारा जो था वो डिज़ाइन किया गया था, ठीक है, डेवलप किया गया था। तो इसको तीसरे के साथ कर देंगे। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। ये ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर आपके पास हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान के द्वारा जो है वो अटेम्प्ट किया गया और 300 से 400 जो है वो सोनगार ड्रोन जो है वो छोड़े गए। ये लेह से लेकर सर क्रीक लाइन तक जो था वो छोड़े गए। इनको जो है वो टर्की के द्वारा जो है वो डेवलप जो है वो किया गया है। अब यहाँ पर जो है वो हारोप ड्रोन भी दिया गया है। इसको जो है वो इजराइल के जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है उसके द्वारा जो है वो तैयार किया गया था और इनको जो है वो यूज़ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा जो है वो किया गया। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था पाकिस्तान के ऊपर, तब हमने जो था वो इन हारोप ड्रोन्स को जो है वो इस्तेमाल जो था वो किया था। उसके बीच ही हमें देखने को मिला PL-15, ये चाइनीज़ मिसाइल्स थी। PL-15 जो है वो लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स थी। इनको जो है वो ये जो मिसाइल सिस्टम मिला ये पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो वहाँ पर पड़ा हुआ मिला। और ये जो PL-15 है इसको थंडरबोल्ट 15 भी जो है वो बोलते हैं। ये लॉन्ग रेंज एक मिसाइल सिस्टम जो है वो आता है, एयर से एयर में वॉर करने वाला ये है और इसको चाइना की 607 इंस्टीट्यूट में जो है वो तैयार जो है वो किया गया है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है चाइना के सिस्टम के बारे में। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने स्कैल्प मिसाइल सिस्टम का भी इस्तेमाल किया। ये जो है वो इंडिया के राफेल जो जेट हैं, राफेल फाइटर जेट जो हैं उनमें जो है वो लगाई गई। अब टेरर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में जिससे हमें नुकसान पहुंचता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल जो है वो किया गया। अब स्कैल्प सिस्टम की बात करें तो ये इस तरह से सिस्टम है दी क्रोशियर ऑटोमोन अलोंगे पोर्टे कर इसका पूरा नाम आता है। इसका मतलब होता है लॉन्ग रेंज ऑटोनोमस क्रूज मिसाइल सिस्टम। फ्रांस में जो है ये मतलब इसका दिया गया है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टॉर्म शैडो इन यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में इसको स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसको फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर जो है वो तैयार जो है वो किया है। और एक सिस्टम यहाँ पर जो ऑप्शन में नहीं दिया गया था वो आपने ध्यान रखना है। द मिलिट्री ऑफ ताइवान का वो है, ताइवान का ये HIMARS सिस्टम है, हाई मोबिलिटी आर्टरी रॉकेट सिस्टम जो है ये ताइवान का है। ये जो HIMARS है इसको यूनाइटेड स्टेट के द्वारा जो है वो डेवलप जो है वो किया गया है।
ये सब बातें आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है जी। ये सारे सिस्टम हैं यहाँ पर जो हमने अलग अलग कंट्रीज़ के पढ़े। जब युद्ध चला था तो इन सभी सिस्टम्स को जो है वो इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तान के द्वारा किया गया वो भी हमने देख लिया, हमारे भारत ने जो किया वो भी हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली डेजिग्नेटेड विच डे एज विक्ट्री डे। तो यूएस के प्रेसिडेंट ने अभी विक्ट्री डे मनाने की घोषणा की है वो, और 8 मई को ये की गई है। ऑप्शन बी सही आंसर है। उन्होंने कहा है कि 8 मई को हम विक्ट्री डे के रूप में जो है वो मनाएंगे। 8 मई को ही क्यों विक्ट्री डे के रूप में मनाने की बात की गई है, क्योंकि 8 मई को जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो यूएस के द्वारा जो है वो जीता गया था। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वेडनेसडे को अभी कहा गया था कि ऑफिशियली हम 8 मई को विक्ट्री डे के रूप में जो है वो डिक्लेयर करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड जो था वो इसमें अमेरिका की विक्ट्री जो था वो हुई थी, इसलिए इसको विक्ट्री डे के रूप में जो है मनाने की घोषणा की गई है। यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है तो इतना ही क्वेश्चन जो है वो बनेगा, परंतु 8 मई को हमने एक और इम्पोर्टेंट डे जो है वो पढ़ा है। टेलीग्राम पर जो मैं क्यूज़ पोस्ट करता हूँ, अगर आपने जो है वो वहाँ पर वो क्यूज़ देखा होगा तो 8 मई को हमने पढ़ा था वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये 8 मई को जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है वो मनाया जाता है। और इसको जो है वो 59% एस्पिरेंट्स के द्वारा जो है वो सही टिक जो है वो किया गया था कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, तो वो 8 मई को मनाया जाता है। उसके साथ ही हमने वर्ल्ड अस्थमा डे भी जो था वो वहाँ पर पोस्ट किया था। वर्ल्ड अस्थमा डे प्रत्येक वर्ष 6 मई को जो है वो मनाया जाता है, और वर्ल्ड अस्थमा डे सिर्फ 14% एस्पिरेंट्स के द्वारा ही जो था वो सही टिक किया गया था। सिर्फ और सिर्फ 14% एस्पिरेंट्स के द्वारा ही टिक किया गया था। ध्यान रखना है कि वर्ल्ड अस्थमा डे 6 मई को मनाते हैं। टेलीग्राम पर मैंने एक और चीज़ पोस्ट की थी, उसके बाद हमने ऑपरेशन शक्ति के बारे में जो था वो पोस्ट किया था कि ऑपरेशन शक्ति जो था वो कब लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन शक्ति को जो था वो 11 मई को लॉन्च किया गया था। 11 मई 1998 में जो था वो इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। 11 मई 1998 को पोखरण में जो है वो जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था दूसरे नंबर वाला, वो जो था वो किया गया था इंडिया के द्वारा। तो 11 मई को ये ऑपरेशन शक्ति, और उससे पहले हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भी जो है वो पढ़ा था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 को लॉन्च किया गया था। इसमें पहला जो पोखरण में टेस्ट हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट, वो जो था वो किया गया था। ये सब रिवाइज करने के बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच कंट्री अलॉन्ग विद इंडिया हैज़ रिसेंटली कॉन्क्लूडेड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड अ डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। तो बोलते हैं भारत ने हाल ही में किस देश के साथ जो है वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुफ्त व्यापार समझौता और एक दोहरा योगदान सम्मेलन पर जो है वो समापन किए हैं। अब देखो, भारत के साथ द्वारा जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको FTA भी बोलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के ऊपर साइन किए गए हैं यूनाइटेड किंगडम के साथ। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंट्रीज़ के साथ किए जाते हैं। अभी यानी कि मई महीने में जो है ये यूनाइटेड किंगडम के साथ जो है वो किया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे क्वेश्चंस पूछता है और स्पेसिफिक रूप से मंथ देकर या ईयर देकर पूछेगा, तो यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर कुछ बातें डिटेल से जो है वो लिखी गई हैं जो आप पढ़ सकते हैं कि एग्रीमेंट जो है वो हुआ है, किन चीज़ों पर हुआ है, किन चीज़ों को छोड़कर हुआ है, और इस एग्रीमेंट से किन सेक्टर्स को जो है फ़ायदा होगा, जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, टॉयज़, जेम्स, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग, इन सभी सेक्टर्स को जो है वो यहाँ से फ़ायदा होगा। ठीक है, यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी, वही सब बातें हैं यहाँ से, तो इतना सब आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं टिल 2024 इंडिया हैज़ वॉन हाउ मैनी मिस वर्ल्ड टाइटल्स। तो बोलते हैं 2024 तक जो है वो इंडिया ने कितने मिस वर्ल्ड टाइटल जो है वो जीते हैं। 2024 तक भारत 6 मिस वर्ल्ड टाइटल जो है वो जीत चुका है। क्यों चर्चा में आया और 2024 क्यों स्पेसिफिक रूप से लिखा गया है। अभी 2025 के मिस वर्ल्ड के जो ऑडिशन है वो चले हुए हैं। तो मिस वर्ल्ड के जो ऑडिशन चले हुए हैं, ये जो यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जो है वो इंडिया की अलग अलग सिटीज़ को विज़िट कर रहे हैं, जैसे कि चार मीनार को जो है वो विज़िट किया गया, अलग अलग साइट्स को विज़िट कर रहे हैं, बस इसलिए चर्चा में आया। वो ज़रूरी नहीं कि कहाँ कहाँ पर विज़िट किया गया, परंतु अभी तक इंडिया कितने मिस वर्ल्ड के टाइटल जीत चुका है, 6 जीत चुका है। अभी लेटेस्ट टाइटल 2017 में मानुषी चिल्लर के द्वारा जीता गया था। उससे पहले प्रियंका चोपड़ा ने 2000 में जीता था। युक्ता मुके के द्वारा 1999 में जीता गया था। डायना हाइडे के द्वारा जो है वो 1997 में जीता गया था और ऐश्वर्या राय ने 1994 में जीता था। रीता फेरन के द्वारा सबसे पहला इंडियन मिस वर्ल्ड टाइटल जीता गया था 1966 में।
तो ये हमारे टोटल 6 जो है वो मिस वर्ल्ड टाइटल आपने ध्यान रखने हैं। मिस यूनिवर्स के जो हमारी विनर रह चुकी हैं इंडिया से, वो भी ध्यान रखनी है। इंडिया ने अभी तक मिस यूनिवर्स जो है 3 जो है वो प्रोड्यूस की हैं। इसमें सुष्मिता सेन आती है, 1994 में जीता गया था इनके द्वारा। लारा दत्ता ने वर्ष 2000 में जीता था, और हरनाज संधू ने जो था वो 2021 में जो था वो जीता था। तो 3 टाइटल हमारे पास मिस यूनिवर्स के हैं, 6 टाइटल हमारे पास मिस वर्ल्ड के हैं, वो आपने ध्यान रखने हैं। अभी जो है वो मिस वर्ल्ड के ऑडिशंस चले थे, तो उसके जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके बारे में हमने देखा कि इंडिया की अलग अलग साइट्स को विजिट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली न्यूज़ में जो है वो आ रहा है, तो इसलिए ये चर्चा में आया था और हमने रिवाइज़ कर लिया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्ज़ाम में। एक बार ना आप अभी HPRC को कंटिन्यू होने दो, वो कंटिन्यू ही नहीं हो रहा। दिक्कत की बात तो वो है, जब वो कंटिन्यू हो जाएगा तो आपको पेपर में देखने को मिलेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपने सुने होंगे, परंतु कई बार आंसर याद नहीं रहते, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे, नोट नहीं किया होगा तो भूल जाएंगे। परंतु पेपर में ऐसे क्वेश्चन जो है वो ज़रूर जो है वो पूछे जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। साथ में जिन्होंने टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन किया, वो ध्यान रखें कि टेस्ट सीरीज ग्रुप में भी ऐसे क्वेश्चंस हम रिवाइज कर रहे हैं। मतलब जैसे हमने वहाँ पर नवंबर महीने के करंट अफेयर डिस्कस किए थे, नवंबर 2024 के, दिसंबर के किए थे, जनवरी के किए थे, फरवरी, वैसे वैसे हम वहाँ पर इन चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे और वो कंपाइल कर जो है वो रिवाइज किए जाएंगे एक साथ, जिससे अच्छा रिवीजन जो है वो आपको मिल सकेगा, हेल्दी रिवीजन आप कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन नहीं की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से कर लेना। अब देखिए अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, व्हाट इज़ रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला गया और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया का क्या रैंक है वो आपने कमेंट कर बताना है। इससे पिछले वाला जो एडिशन था इसी सीरीज़ का, उसमें हमने जो है वो पहला ही क्वेश्चन ये डिस्कस किया था, डिटेल से मैंने यहाँ पर आपको बताया था। अभी जल्दी से कमेंट कर जो है वो अपना आंसर बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन नहीं किया तो अपने टेलीग्राम से हमें ज्वाइन करने के लिए सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट PDF प्रोवाइड करवा दी जाती है जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करती है। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।